नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज बेहद गर्मा गर्म रहा, या यूँ कहिए कि बड़ा कटाक्ष भरा रहा। खूब तंज हुए। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच खूब बड़ी तीखी नोकझोंक हुई और मुद्दे थे जनता के। मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, मुद्दा था स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ड्रेस और मिड डे मील। इस तरीके के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कोई भी, किसी भी पक्ष ने मर्यादा की सीमाएं नहीं लांघी। सदन में इस नोकझोंक के दौरान भी एक अद्भुत संतुलन देखने को मिला, जो पिछले 2017 से 22 तक के सदन में कम ही मिलता था। इस तरह का संतुलन, वो संतुलन आज देखने को मिला पक्ष और विपक्ष में। न पक्ष ने विपक्ष पर उस तरीके से उसको डोमिनेट करने की कोशिश की, और ना ही विपक्ष ने पक्ष की जो मर्यादाएं हैं, नेता सदन की मर्यादाएं हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान उनका रखा, और ना ही विपक्ष ने कहीं इस तरह की कोई बात की जिससे कि कोई बड़ी असहज स्थिति दोनों के लिए होती। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा। बात मंथन में करेंगे अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा की, योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा की, क्योंकि जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर राज्यसभा का चुनाव है, आजम खान की तरफ से चुनौती है, शिवपाल की तरफ से चुनौती है। इस चुनौती की भी बात करेंगे तो जो अग्नि परीक्षा की बात करेंगे उसमें सरकार की भी अग्नि परीक्षा है, योगी की भी अग्नि परीक्षा है कि किस तरीके से वो सदन चलाते हैं, बजट कैसा लाते हैं, और अखिलेश यादव के लिए नेतृत्व की अग्नि परीक्षा है। ज्ञानवापी में एक नया बवाल हो गया है, उस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे एक ऐसे पुल की जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन वो भरभरा कर गिर पड़ा। प्रधानमंत्री का बनवाया पुल 3 साल के अंदर भरभरा कर गिर गया। भ्रष्टाचार का पुल ढह गया। मंथन में यही ज्वलंत मुद्दों पर आज बात होगी। योगी बनाम अखिलेश, आज सदन का दूसरा दिन। पहला दिन तो जिस तरीके से आपको मालूम ही है कि राज्यपाल का अभिभाषण तक विपक्ष ने शांतिपूर्वक तरीके से नहीं होने दिया। लगातार राज्यपाल लगभग 60-61 मिनट तक बोलती रहीं और विपक्ष हंगामा करता रहा। आज उस हंगामे की वजह भी नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने सदन में बताई और कहा कि वो हंगामा केवल राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध नहीं था। जिस वक्त राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही थी संयुक्त सदन में, जो विधानमंडल दल का संयुक्त सेशन कल हुआ, उसमें वो पढ़ रही थी, गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ एक बच्ची के साथ रेप हुआ। समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष उस पर बात करना चाहता था, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। यही वजह थी कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र, जैसा मैंने बताया, दूसरा दिन था, चल रहा है। सिद्धार्थनगर में पुलिस की गोली से महिला की मौत का आरोप आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक का मुद्दा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की गोली से मौत की थ्योरी को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया, जबकि अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस की गोली से ही महिला की मौत हुई, और उन्होंने कोड किया कि मारने वाला यादव जितेंद्र यादव और मरने वाली मुस्लिम महिला। यह खास तौर पर मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर अंडरलाइन किया। जिस तरह की घटना हो रही है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई ये मसला ही अलग है, ये मारने वाला जितेंद्र यादव है, उनका इशारा था कि मारने वाला समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा है और मरने वाली मुसलमान है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर बवाल हुआ। इसी तरीके से पुलिस के रेड के दौरान सिद्धार्थनगर में ही आप जो बच्ची की मौत हुई, दूसरी बच्ची घायल हुई, उसको लेकर भी
जमकर हंगामा हुआ। इसी तरीके से ललितपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज उसका अब नाम हो गया है, उन घटनाओं को लेकर भी अखिलेश यादव ने सबसे पहले जब उनका बोलने का नंबर आया सदन में तो उन्होंने इस मुद्दे को रखा और जोरदारी के साथ प्रहार किया कि भाई ये जीरो टॉलरेंस है कहाँ? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में क्यों घटनाएं क्यों हो रही? हम रोज देखते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि हम रोज देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही। प्रयागराज की घटना में पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, अब तक घटना नहीं खुली। प्रयागराज में कई घटनाएं हुई, एक के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार पर सीधा प्रहार किया। ललितपुर में जब नेता सदन अधिकारियों की उन्होंने बात की कि भाई ललितपुर में की घटना हुई, जब अधिकारियों की शिकायत हुई तो कुल मिलाकर वहां अपने अपनी बातें कही जाती रही। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने इस बात को कहा, अपने लोगों से उन्होंने कहा कि आप दलाली छोड़ दो, हम अफसरों को ठीक कर देंगे। अखिलेश यादव ने चुटकी ली कि भाई नेता सदन ये 5 साल तक ये दलाली कैसे चलती रही और नेता सदन को पता ही नहीं चला। इस तमाम तरीके के जो हमले हुए, उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ बोलने को खड़े हुए, बलिया की बेटी की बात की और तमाम जो उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की बात की, गोरखपुर की घटनाओं का जिक्र किया, अखिलेश यादव बार बार गोरखपुर रेप कांड की बात करते रहे क्योंकि वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। तो सदन गर्मा गर्म रहा। शुरुआत में प्रश्नकाल के दौरान कई इस तरह के मुद्दे उठे, बच्चों के मिड डे मील का मुद्दा उठा, बच्चों की ड्रेस का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, लेकिन जब बोलने की बारी आई, जब अलॉटेड समय जो आवंटित समय नेता सदन और के लिए और नेता विपक्ष के लिए मिला तो उसमें नेता प्रतिपक्ष ने तीखे हमले किए। वो हमले सुनिए, अखिलेश यादव ने विधानसभा में किस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने सच बोला। मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने तो अखबारों के माध्यम से पढ़ा और जानकारी मुझे हासिल हुई। नेता सदन ने कहा, जब शिकायतें की गई सरकार की, अधिकारियों की शिकायतें जब हुई तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं, मैं खुद गया ललितपुर और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती। और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? कुछ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है,
वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। योगी वर्सेस अखिलेश, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप तो हिमायत करते रहे हैं अपराधियों की। सदन में नेता विरोधी दल पर आरोप लगाया और कहा कि भाई आप लोग तो उन लोगों के साथ खड़े रहते थे जो पेशेवर अपराधी हैं। और अखिलेश यादव ने जो जीरो टॉलरेंस की बात कही, महिला उत्पीड़न की बात कही, महिला को गोली मारने की बात कही, रेप की मसलों को जो रेखांकित किया सदन के अंदर, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमने जीरो टॉलरेंस पे काम किया। ये इसी वजह से तो देखिए सदन में बहुत सारे विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रमाण आपको चाहिए? ये तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि भाई आप देखिए कि जो आपके आपके दाएं तरफ लोग बैठे हैं ये चुने हुए विधायक हैं और इससे ज़्यादा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किस प्रकार का प्रमाण, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने इस बात को भी बहुत जोर देकर कहा कि आधी आबादी ने बहुत बड़ा समर्थन दिया है, जिसकी आप उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। सदन में मुद्दे वास्तव में गंभीर मुद्दों पर आज तीखी नोकझोंक रही मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल में। और शायद बहुत दिनों के बाद 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी बहुत मजबूत विपक्ष नहीं था, कोई इतना विपक्ष मजबूत नहीं था क्योंकि मायावती सबसे ज़्यादा संख्या में थी 2012 के बाद। उसके बाद मायावती कभी सदन में, चूंकि विधानसभा के सदन में कभी नेता वो रही नहीं, अंदर वो आई नहीं कभी विधानसभा में। इस बहुत अरसे बाद अखिलेश यादव के रूप में एक पूर्व मुख्यमंत्री नेता विरोधी दल है, इसलिए थोड़ा सदन में मुद्दे भी उठ रहे हैं और एक दमदारी के साथ में बहस भी हो रही है। हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी फिर जुड़ गए हैं आज। इस पूरे सदन की कार्रवाई दिनेश ने दिन भर देखी और बहुत राजनीतिक रूप से भी इसका विश्लेषण किया। दिनेश जी, आप विधानसभा के बाहर ही अभी भी खड़े हुए हैं और आज दिन भर पूरी स्थितियां आपने देखी, स्थितियां परिस्थितियां, नेता विरोधी दल और नेता सदन के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई उसको एक तरीके से लोकतांत्रिक दृष्टि से, जनता की दृष्टि से, समस्याओं के हल होने की दृष्टि से कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय मैं विधानसभा के सामने ही खड़ा हूं, पूरे दिन कवरेज किया है और संयोग की बात देखिए कि अभी भी विधानसभा चल रही है। विधान परिषद तो बंद हो गया है, कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन विधानसभा अभी भी चल रही है और प्रश्नोत्तर लगातार सुबह 11 बजे से चल रहे हैं। शुरुआत होती है सुबह 11 बजे जब
राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी मंत्रियों को प्रश्नोत्तर करना था, उससे उनको जवाब देना था, मंत्रियों को और विपक्ष को सवाल करना था। शुरुआत यहाँ से होती है और भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा, जो पूर्व में मंत्री भी रहे 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव सरकार में, और उन्होंने सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया, बहुत बड़ा आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर जल पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। जल जीवन मिशन जो जिस योजना के तहत ये पहुंचाना चाहते हैं, उसी योजना में 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। इसी पर शुरुआत होती है और ये राजनीति के लिए, प्रदेश के लिए एक सुखद कहा जाएगा। आज का दिन बड़ा सुखद रहा। जिस तरह से कल राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान करीब 61 मिनट तक समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा लगातार हंगामा किया गया, वो आज देखने को नहीं मिला। सभी मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अंदेशा था कि कल की ही तरह आज भी विधानसभा के अंदर हंगामा होगा, लेकिन अखिलेश यादव, नेता विपक्षी दल प्रतिपक्ष, उन्होंने अपना स्ट्रेटजी बदली और जनता के मुद्दों को उठाना शुरू किया और सरकार को पूरी तरह से घेरा। जब सरकार सवालों के घेरे में घिरती हुई दिखी विपक्ष की तरफ से, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 11:30 पौने 12 बजे आते हैं और सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। वो माहौल बड़ा खुशनुमा था। हाँ, हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप केवल शब्दों से चल रहा था, योजनाओं से सरकार की चल रही थी। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा था और सरकार विपक्ष का जवाब दे रही थी। माहौल बड़ा अच्छा था। ये प्रदेश हित में और राजनीति के लिए भी बड़ा सुखद है कि ऐसे माहौल में चर्चा पर चर्चा होना प्रदेश के लिए अच्छा है। और उसी का परिणाम रहा कि आज जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रश्नों के बौछार किए सत्ता पक्ष पे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा हो। और दूसरी बात, एक बड़ी बात है कि दोनों नेता प्रतिपक्ष हो या विधायक दल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों दूसरी बार विधानसभा में आए हैं, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, एक नेता सदन के रूप में, और दोनों का कार्यकाल लगभग बराबर ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं और 1-1.5 महीने हुए, और अखिलेश यादव भी 12 से 17 के बीच मुख्यमंत्री रहे और दूसरी बार विधानसभा में चुन के आए हैं। तो बड़ा खुशनुमा माहौल में चर्चा पर चर्चा हुई, प्रश्नोत्तर हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुआ। दोनों तरफ से सवालों के बौछार, एक तरफ से सवाल के बौछार हो रहे थे, दूसरे तरफ से जवाब दिया जा रहा था। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं सरकार के सवालों से जवाब से असंतुष्ट दिखा। वो चाहे कानून व्यवस्था की बात कर ले या जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, अखिलेश ने आज सरकार को अच्छी तरह से घेरा, सवालों से घेरा और जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना कई बार जवाब देते हुए फंसते नजर आए। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही सत्ता संभाली और वो लगातार विपक्ष का जवाब दिया। जवाब आपने अभी सुनवाया है कि न्यूज ने उत्तर प्रदेश के दर्शकों को अपने दिखाया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब जब दे रहे थे तो कहाँ की बातें कहाँ तक उठा ले गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया संरक्षक मुलायम सिंह यादव के एक बयान की चर्चा कर दिए। जब महिला उत्पीड़न की बात अखिलेश यादव शुरू किए तो मुख्यमंत्री जब जवाब देना शुरू किए तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के एक बयान की चर्चा किए, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। जब कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री खुद भी थोड़ा घिरते नजर आए तो उन्होंने उन सवालों का मुलायम सिंह यादव के जवाब का चर्चा करते नजर आए। हालांकि माहौल बड़ा खुशनुमा रहा और सहयोग देखिए कि अभी 8:15 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है, विधायक मौजूद हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों तरफ से निश्चित तौर पर दिनेश, बहुत दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है कि बड़े आराम से विधानसभा चल रही है और इस बजे लगभग आप ये मान लीजिए कि 8:20 होने जा रहा है। अभी सदन जो विधानसभा है वो चल रही है। ये सुखद है, लोकतंत्र के लिए सुखद है कि कम से कम मूल मुद्दों पर, जो आम जनता के मुद्दों, उनमें चर्चा हो रही है।
इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि कितनी खूबसूरती से जो सदस्य अगर कहीं उलझ रहे थे तो उसको निकाल के जो वास्तव में जनहित के मुद्दे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाते सतीश महाना दिखे, तो उनको भी बधाई देना बनता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने कि किस तरीके से जब उन्हें लगा कि भाई नेता प्रतिपक्ष ने 7-8 घटनाएं गिना दी, तो मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह के बयान के साथ में ही इस चीज़ को शुरू किया कि भाई लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये सही बात है कि जो सारे मुद्दे नेता प्रतिपक्ष ने रखे वो बड़े अहम मुद्दे थे। इससे पूर्व प्रश्नकाल के दौरान दिनेश, ये 2 मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण रहे। अखिलेश यादव ने बच्चों की जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो गरीब घरों से आते हैं, हमारे आप जैसे घरों के बच्चे होते हैं, वो उनका मुद्दा उठाया कि स्कूलों में जो 1100 रुपया डीबीटी के माध्यम से जाता है, वो 1100 रुपया में 2 ड्रेस नहीं मिलती हैं। इस मुद्दे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री और अखिलेश यादव में तीखी नोकझोंक हुई। और जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, वो भी कई बार लड़खड़ाए, फंसते नजर आए। तो ये दिखा कि जो नयापन है, मंत्री जरूर हैं वो, लेकिन जो नौसिखियापन यूं कहें वो कहीं झलका। और सुरेश खन्ना ने भी मोर्चे को संभाला, वो बहुत सदस्य हंगामा करते रहे। इसी तरीके से आरएलडी ने बड़ी मजबूती के साथ में मिड डे मील का मुद्दा रखा और कहा कि भाई नमक के दाम इतने बढ़ गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, राशन के दाम इतने बढ़ गए हैं, दाल के दाम इतने बढ़ गए हैं, दूध के दाम इतने बढ़ गए हैं, लेकिन मिड डे मील का जो निर्धारित पैसा है वो नहीं बढ़ा है। इन मुद्दों को लेकर तमाम बातें कही गई। तो पहले अखिलेश यादव ने जो ड्रेस का मुद्दा उठाया उसको हम देखते हैं, उसके बाद फिर जो मिड डे मील का मसला आरएलडी के विधायक ने रखा, आरएलडी के जो विधानमंडल दल के नेता हैं उन्होंने रखा। ये दोनों मुद्दे बहुत सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। कम नाप के उनको मिल सकते हैं। और उसके बाद अब जवाब दे लेने दीजिए, आप जवाब बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं। सवाल यह है कि अब ये तो सही है कि अगर आप ये चाहेंगे कि हम 1000 रुपए मीटर का कपड़ा खरीद के हम 2 ड्रेस बनवा लें तो कैसे संभव है। अब ये लेकिन बच्चों के लिए ये ज्यादा उपयुक्त समझा गया कि अगर उनको नगद पैसा दे दिया जाए तो अपनी मनपसंद का कपड़ा वो ले सकते हैं और सीधे सीधे उनके खाते में इसीलिए भेजने की व्यवस्था की गई। इसके पहले बहुत से सवालात उठते थे। जब जूता मोजे की बात आई मान्यवर तो उसके ऊपर भी छोटा बड़ा की बात आ गई। तो कम से कम जो हमारे सामने जो व्यवस्था थी उसी में से रास्ता निकाला गया और यही उपयोग समझा गया कि हम उसको नगद दे दें और नगद में जितने रुपए क्वांटिफाई किए गए हैं मान्यवर इसमें खरीदा जा सकता है। हम निश्चित रूप से ये क्या नाम सदन के सामने जानकारी दे रहे हैं मान्यवर। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय मंत्री जी, क्योंकि माननीय सदस्य ये पूछ रहे हैं कि वो जगह बता दें जहां मिल सकता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि कम से कम वो जगह बता दें जहां 1100 रुपए में बच्चों की ड्रेसेस आ सकें और 2 ड्रेसेस आ सकें। और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी डीबीटी बंद तो नहीं कर देंगे बच्चों की? न बंद करेंगे और न बंद करने का कोई इरादा है। साथ ही साथ हर जिले में ऐसी स्थिति है, हमारे पास मार्केट ऐसी स्थिति है हर जिले में कि जिसमें जगह बताएं। जगह स्थिति की सवाल नहीं है। जब ये सवाल ये कह रहे हैं कि 1000 रुपए का, मैं ये कहता हूं, मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि आप तो 2 डबल इंजन की सरकार है, आपको 1000 रुपए वाला कपड़ा खरीदवाना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं खरीदवा रहे आप? माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा डिबेटेबल है माननीय। हमने पूरी तरीके से सोच समझ के निर्णय लिया है कि बच्चों की जो पोशाक हो वो उनकी नाप के हिसाब से हो, उनका नेकर, उनकी कमीज। महोदय, नाप अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। नाप अलग विषय है, क्वालिटी अलग विषय है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी से कॉस्ट आती है, नाप से कॉस्ट नहीं बढ़ती है। नाप पहले जरूरी है, क्वालिटी बाद में जरूरी है। नाप पहले अध्यक्ष महोदय, पहले जरूरी है। अब ये बात देखिए, नाप पहले जरूरी, आदमी को उसकी नाप की पोशाक मिले मान्यवर, ये ज्यादा जरूरी है मान्यवर। क्वालिटी पे बात हो जाए, सिलाई तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सवाल क्वालिटी का है। 2 साल से उस भोजन की क्वालिटी
जो भोजन का रेट निर्धारित किया गया है उसके दाम नहीं बढ़ाए हैं सरकार ने, जबकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो दाल उस टाइम पे 100 रुपए में थी वो आज 140 में 150 में आ रही है। जो नमक का रेट बढ़ा है, दाल का बढ़ा है, दूध का बढ़ा है, और जो हमारे विद्यार्थियों को भोजन मिल रहा है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई है सरकार ने। जो माननीय मंत्री जी ने मुझे उसका जवाब दिया है वो गोलमोल सा जवाब है। उसमें लिखा है कि ये तो भारत सरकार का विषय है। मैं ये पूछना चाहता हूं इस सदन से, जब ये भारत सरकार का विषय है तो क्या प्रदेश सरकार ठेके पे ले रही है उनके से उस भारत सरकार के विषय को? हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बच्चों के स्वास्थ्य का भविष्य जुड़ा हुआ है। 2 साल से उस पर रेट नहीं बढ़े हैं। जो भोजन की क्वालिटी है आप उसको देखो, वो क्या क्वालिटी दी जा रही होगी, इसका जवाब मंत्री जी देवें। माननीय मंत्री जी उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि बच्चों को जो मिड डे मील के माध्यम से खाने की व्यवस्था की गई है, ये केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत इस व्यवस्था को लागू किया जाता है और इसका एक फिक्स्ड मेन्यू है और बच्चों के लिए कितना पोषण 450 कैलोरीज ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन ये प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, इसका एक फिक्स्ड मेन्यू भी तैयार किया गया है और जो खाद्यान्न है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 4 रुपये 97 पैसे है और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए 7 रुपये 45 पैसे है। तो इसके अंतर्गत जो एक बच्चों के लिए डाइट फिक्स की गई है कि कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज दी जानी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि भाई जो छोटे बच्चे हैं 4 रुपये 45 पैसे, जो थोड़ा बड़े हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले 7 रुपये, और सदस्य जो कह रहे हैं कि भाई तेल का दाम बढ़ गया, दाल 3 गुना हो गई, नमक 4 गुना बढ़ गया। अब इतने में अगर जो सप्लाई करने वाला आदमी है वो क्या खिलाएगा बच्चों को, उनका पोषण कहाँ हो पाएगा? ये बड़े अहम सवाल रखे और मुझे लगता है कि बहुत घेराबंदी के साथ में आज विपक्ष आया था कि बिल्कुल घेरा डालो डेरा डालो के अंदाज में आज उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की, मंत्रियों को घेरने की कोशिश की और जनता के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, आम मुद्दे उठाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 4 धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में।
अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा में जिस तरीके से आज विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की और मंत्रियों के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और कई जगह देखने को मिला कि मंत्री भी बहुत संतोषजनक जवाब दे भी नहीं पाए। ओम प्रकाश राजभर सुभासपा के अध्यक्ष और महागठबंधन के हिस्सा, उन्होंने विधानसभा में कहा कि भाई मेरे ऊपर हमला हो गया और क्रॉस एफआईआर मेरे ही खिलाफ लिखा दी गई। अब मैं जनता की क्या बात करूं? वहां उन्होंने अपना संबोधन ही यहीं से शुरू किया कि भाई मैं लोगों की क्या बात करूं, पहले अपनी ही बात कर लूं कि हम पिटे भी और मुकदमा भी हमारे खिलाफ लिख गया। मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला सुबह 10:30 बजे, 3 गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ। विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चल आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने एसओ करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद एसओ की गाड़ी पहुंची, एसओ से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकालें कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया जाए, हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजभर ने अपनी बात रखी और नेता सदन के बिहाफ पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाई जो इलाहाबाद जो वहाँ के आईजी की रिपोर्ट है, माफ कहिएगा, जो वहाँ के आईजी की रिपोर्ट है, आईजी लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि भाई मारपीट दोनों तरफ से हुई। कि दो टूक जवाब से संतुष्ट नहीं हुए राजभर और वो आहत हो गए। फिर उन्होंने कई सवाल किए और अंत में उन्होंने कह दिया कि भाई जब हमारी ही नहीं सुनी जा रही तो तुम जनता की हम क्या बात करें। ये भी आज सदन की जो हाइलाइट्स हैं उसमें राजभर का बयान और उनका अंत तक असंतुष्ट रहना भी रहा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो चुनौती बना हुआ है और चुनौती है, अग्नि परीक्षा है अखिलेश यादव की और अग्नि परीक्षा है मुख्यमंत्री की भी। अगला जो सदन चल रहा है, जो सत्र विधानसभा का चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 तारीख को बजट होगा और माना जा रहा है कि उसके बाद सदन स्थगित किया जाएगा बजट के बाद। लेकिन अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री की होगी क्योंकि अभी लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है विभिन्न मुद्दों पर। कल भी ये देखने को मिलेगा और बजट के बाद भी सरकार की तगड़ी घेराबंदी की तैयारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बड़ी चुनौती हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ वो दल को एक रखने की चुनौती है, सदन के अंदर गठबंधन को एक रखने की चुनौती है, सड़क पर उन्हें अपने दल को एक रखने की चुनौती है। उनकी पार्टी के नेता आजम खां और सहयोगी दल प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव दोनों खींचे खींचे नजर आ रहे हैं। आजम खां और शिवपाल के अलग थलग पड़ने के कारण या अलग थलग हो जाने के कारण
जो राज्यसभा का चुनाव है 10 जून को वोट पड़ेंगे राज्यसभा के। उत्तर प्रदेश की जो 11 सीटें हैं खाली हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 31 सीटें हैं राज्यसभा की, जिसमें 11 सीटें खाली हो रही हैं। सीधे सीधे ये माना जा रहा है कि 7 सीटें तो भाजपा ले जाएगी, उसमें कहीं कोई विरोध का मतलब ही नहीं है। लेकिन 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की क्लियर हो, 1 सीट पर लड़ाई है। तो इसको लेकर व्यूह रचना चल रही है। आजम खां के मसले पर जिस तरीके से एक नहले पे दहला मारने की अखिलेश ने कोशिश की है, खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को, जिन्होंने आजम खां का मुकदमा लड़ा, उनकी जमानत कराई, उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर भेजने का लगभग मन बना लिया है राज्यसभा, क्योंकि आजम खां नाराज हैं। कपिल सिब्बल के जाने से कम अखिलेश यादव को कम से कम एक सूत्रधार आजम को मैनेज करने के लिए रहेगा। सिब्बल की भी गिनती कांग्रेस के नाराज नेताओं में होती है, और ऐसे में कांग्रेस इस चुनाव को लेकर भी क्या फैसला लेती है देखने वाला होगा। लेकिन कांग्रेस की ताकत सदन में बहुत नहीं है, 2 एमएलए हैं और वो किसी के साथ नहीं हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ये माना जा रहा है, खबर आ रही है कि नरेश अग्रवाल को भेजने का निर्णय लिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम चल रहा है, हर बार चलता है। देखिए, हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस बार सच साबित हो जाए उनका नाम जो चल रहा है, क्योंकि बड़े जुझारू नेता हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, संजय सेठ का जाना लगभग तय ही माना जा रहा है। तो इस जफर इस्लाम का इस समय जफर इस्लाम भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश से सदस्य हैं, तो उनका भी जाना माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने पत्ते खोल दिए हैं। लगभग भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी योगी को लेकर भी चुनौती कि योगी का कोई आदमी क्या राज्यसभा जा पाता है, क्या उनके करीबी किसी व्यक्ति को राज्यसभा जाने की बात हो रही है, ये बड़ी चुनौती है। और अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, अग्नि परीक्षा है आजम खां को। आज आजम खां से पत्रकारों ने बात की तो वो थोड़ा सा अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने एक बात तो साफ कह दी, हम कई इंटरव्यू उनके सुन रहे थे तमाम विभिन्न माध्यमों, तो आजम खान ने एक बात तो साफ कर दी कि वो हार्दिक पटेल नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, जब उनसे कहा गया कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा मेरा कौन सा नुकसान किया है। उन्होंने कोई बकरी चोरी का आरोप तो लगाया नहीं अखिलेश यादव पर, उन्होंने ये जवाब दिया और साफ कहा कि भाई हमारा क्या नुकसान किया जो हम उनसे नाराज होंगे, हर आदमी की मजबूरी है। आजम खान ये बात बहुत पुरजोर तरीके से कहते नजर आए कि जेल में वो जिससे चाहते थे उससे मिलने नहीं दिया जा सकता था। हो सकता है कि यही वजह रही हो कि समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिल नहीं पाए। ये बात इशारों में वो कह रहे हैं, इसका मतलब कोई मैनेजमेंट जरूर चल रहा है और अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है इस मैनेजमेंट पर, इसीलिए अभी वो कोई सीधी बात नहीं कर रहे हैं। आजम खां ने पत्रकारों से क्या कहा वो सुनिए, और उसके बाद शिवपाल यादव से पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने क्या जवाब दिया। हाँ, अब तो भाई स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपने अंदाजा ही लगाया होगा कितनी देर लगती है तैयार होने में, निकलने में, तो खड़े होने में भी परेशानी है। अभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूँ, तो आऊँगा तो सदन। शिवपाल सिंह यादव की कल मुलाकात हुई है, कल क्या कहा? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाज़ा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज़ काफ़ी है, अभी तो जहाज़ काफ़ी। आपसे मुलाकात कर रहे हैं, कई बार आए हैं। ये उनकी मोहब्बत है, आप आएंगे आपका भी स्वागत है, किसी और दल के आएंगे उनका भी स्वागत है।
कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने की कवायद समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है कि उनको सीटों का गठबंधन करके उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। वो उनका हक भी है और जिस पार्टी से भी वो जाएंगे तो पार्टी के लिए भी बाईस इज्जत रहेंगे। वो आजम खान के साथ बैठक हुई है इवनिंग में, कुछ उसके बारे में बताएंगे? अब बैठक रोज होगी। क्या कुछ नई रणनीति बनाने की प्लानिंग? चलिए जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। शिवपाल यादव कहेंगे बैठक रोज होगी और होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। उनसे सवाल पूछा गया। दरअसल कल रात में आजम खां और शिवपाल यादव के बीच लगभग 1.5 घंटे तक आजम खां के घर में बातचीत हुई और ये आज सुबह खबर आई कि आजम खां और शिवपाल में कोई खिचड़ी पक रही है। बहुत दिन से खबर है कि खिचड़ी पक रही है, लेकिन लग रहा कि अब खिचड़ी का जो चावल है अब उसमें थोड़ी सी जो किनकी होती है ना, अधपकापन, तो वो हम लोगों ने कहा, राजनीतिक जानकारों ने, कि अब 2 किनकी बचा हुआ है। इसके बाद पत्रकार दौड़ पड़े आजम खां साहब के पास, शिवपाल यादव के पास। आजम खां साहब ने किस सधे हुए अंदाज में, किस हाजिर जवाबी के साथ में उन्होंने जवाब दिए पत्रकारों के, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। काबिले तारीफ है, काबिले गौर है और बहुत मजे हुए नेता हैं। एक तरफ मैंने उनको सुना कि वो कह रहे थे मैं कोई हार्दिक पटेल हूं, इतना कह के वो चुप हो जाते हैं कि वो कहीं दल नहीं बदल रहे हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भाई अभी ऐसी कोई कश्ती नहीं मिली, दिखी नहीं तो मैं सवार क्या होता। फिर कह रहे हैं कि कश्ती मिलेगी तो क्या आप जाएंगे, तो वो कह रहे मेरा जहाज ही काफी है। तो इन बातों से तो लग रहा है कि अब आजम खां को निर्णय करना बाकी है। लेकिन एक बात, इतने झंझावतों के बाद एक बात उन्होंने अपने इस 27 महीने जेल की जो यात्रा है, उनकी जेल में जो कठिन समय उन्होंने गुजारा, उसमें एक बात उन्होंने इसका पूरा लबोलबाब इस बयान में कह दिया कि मैंने तो आज तक किसी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था, किसी कश्ती की तरफ। लेकिन अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि दुआ सलाम सबके साथ होनी चाहिए थी, रिश्ते सबके साथ होने चाहिए थी, अक्खड़पन ठीक नहीं है। दिनेश त्रिपाठी, आजम खां के ये बयान कि भाई दुआ सलाम सबसे रखनी चाहिए थी, ये एक तरीके से क्या वो कोई पश्चाताप कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं? क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं लगी मुझे। वो कह रहे हैं कि भाई हमने किसी कश्ती की तरफ देखा नहीं, लेकिन दुआ सलाम सबके साथ करके रखनी चाहिए थी, यानी रास्ते बना के रखने चाहिए थे। वो मानते हैं कि अगर रास्ते होते तो शायद ये इतना कठिन वक्त उनके लिए नहीं होता। एक ये अहम सवाल बहुत जल्दी में कंक्लूड कीजिएगा, और दूसरा अहम सवाल कि आजम खां को लेकर क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद अब जाके आजम खां को ये आभास हुआ कि मुझे भी हर नेताओं की तरह सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के साथ दुआ सलाम करना चाहिए था, उनके नेताओं के साथ दुआ सलाम करना चाहिए था। शायद इसीलिए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का नुकसान हुआ। वो खुद भी करीब 2 साल से ज़्यादा के वक्त जेल में गुजारे और उनके परिवार का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो हो सकता है कि ये कारण रहा हो, चूँकि आजम खान नो डाउट उनके जैसा नेता, अनुभवी नेता उत्तर प्रदेश में तो शायद मिले। उनके बोलने का लहजा, उनका हाजिर जवाबी, और दूसरी बात 24 घंटे से ज़्यादा वक्त उन्होंने लखनऊ में गुजारा। लेकिन अखिलेश यादव जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस समय समाजवादी पार्टी के, और मुलायम सिंह यादव, दोनों लोगों से, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से आजम खां नहीं मिले हैं। तो हो सकता है, जैसा आप सर कह रहे हैं, सही बात है कि हो सकता है कि दूसरे जो उन्होंने जवाब दिया है मीडिया कर्मियों से, मीडिया वालों से, कि अभी कोई ऐसी कश्ती नहीं है जिसमें मैं सवार हूं, तो हो सकता है वो समय आ गया हो कि आजम खां भी अब सवार ढूंढ रहे हैं, वो कश्ती ढूंढ रहे हो सवार करने के लिए। लेकिन उनके लिए अभी भी ऑप्शन है। हो सकता है जो शिवपाल यादव के साथ कल रात को 1-1.5 घंटे की मुलाकात हुई, बंद कमरे में मुलाकात हुई है,
वो भी कुछ खिचड़ी पक रही हो, कोई नया निर्णय ले रहे हो, लेकिन आजम खां की बातों से, बयानों से किसी को अंदाजा नहीं लगा सकता कोई भी कि वो क्या निर्णय लेने वाले हैं। आप खुद के न्यूज़ के दर्शकों ने देखा है, सुना है कि आजम खां का जो जवाब था मीडिया कर्मियों का, उससे कहीं भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से है या नहीं है। दोनों तरफ आजम खां दो तरह के जवाब उनके रहे। ठीक बात है दिनेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। यही तो इस नेता की खसूसियत है, इस नेता की यही विशेषता है कि वो नाराज भी हैं, अंगारे दिल में हैं, लेकिन जो मुंह से फूल झर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर मुझसे मिलने ही नहीं दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने तो लोग क्या करते, लोग मिलने आना चाहते थे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोई कश्ती नहीं मिली, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मेरा जहाज ही काफ़ी है, यानी सपा को वो जहाज कह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और के न्यूज़ के दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश त्रिपाठी विधानसभा लखनऊ से जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि अभी भी विधानसभा चल रही है। तो ये अग्नि परीक्षा को हमने बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव की अग्नि परीक्षा है, आजम खां की भी अग्नि परीक्षा है और सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा अग्नि परीक्षा का दौर है। अगले कुछ दिनों के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस अग्नि परीक्षा में तप कर कौन खरा सोना साबित होता है। अब बात करेंगे श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। इसमें इस बवाल से पहले एक आज का अपडेट आपको बता दूं कि आज 2 बजे के बाद ये फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो वाराणसी की कोर्ट है, जिला कोर्ट है, जिला जज हैं, वो इस पूरे प्रकरण की सुनवाई करके अपना फैसला जुलाई के दूसरे हफ्ते तक दे देंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माफ़ कीजिएगा, वहाँ के जो जिला जज हैं अजय कृष्ण विश्वेश, उन्होंने सारी याचिकाएं सुनने के बाद ये आज संकेत दिया था कि आज इस पूरे मामले में ये तय हो जाएगा कि 7-11 पर सुनवाई होगी या किसी अन्य मसलों पर सुनवाई होगी। लेकिन जब आज सारे पक्ष कोर्ट में गए और तो पता चला कि कुछ और याचिकाएं आ गई हैं। कुछ देर दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद, दोनों पक्षों या जो नई याचिकाएं हैं उनको सुनने के बाद जिला जज ने तय किया कि अब 26 मई को वो फैसला देंगे कि सबसे पहले किस याचिका पर सुनवाई हो, यानी हिंदू पक्ष पर या मुस्लिम पक्ष पर। ये कुल मिलाकर ये एक अपडेट है ज्ञानवापी में। लेकिन दूसरी तरफ जो नया बवाल असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं उनके ट्वीट को लेकर हो गया। अब ये बात यहां हो गई, यहां तक बात आ गई कि भाई ज्ञानवापी किसकी बपौती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्वीट आए। ओवैसी ने ट्वीट किया कि भाई मुसलमानों, ओवैसी साहब कहते हैं मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। ये अपने आप में एक ऐसा उकसाने वाला सवाल था। इस ओवैसी के इस ट्वीट के बाद SP सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इसका जवाब दिया। शाहजहां होते हुए औरंगजेब ने, जो उनके पुरखे लिबरल तो नहीं थे, घटनाएं करते थे, लेकिन औरंगजेब ने उस समय जितने भी हमारे धाम थे, ज्योतिर्लिंग थे, उनको सबको नष्ट करने का काम किया है। तो ये कैसे एक किराएदार जो होता है, मैं थोड़ी हार्ड बात कहने जा रहा हूँ, वो मकान मालिक को परेशान कर सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला जो होता है वो मकान मालिक के पक्ष में ही होता है। क्योंकि उसको कह रहे थे कि ये फव्वारा है मुस्लिम। तो कुल मिलाकर एक बवाल दर बवाल, कुल मिलाकर बपौती इस मसले तक ये मसला आ चुका है। अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अब इस पूरे प्रकरण को एक नया एंगल दिया जा रहा है। ओवैसी एक अलग एंगल दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता और MLC दीपक सिंह ने
कहा कि भाई ये जो ओवैसी है ना, ये भाजपा की बी टीम है। दीपक सिंह एमएलसी हैं और लखनऊ में है, इस समय सदन चल रहा है। तो दीपक सिंह ने ये बयान दिया कि भाई ये सब आपस में मिले जुले हैं। ये कहा, हमारे सहयोगी दिनेश त्रिपाठी बता रहे थे कि भाई उन्होंने इस बात को कंडेम्ड किया है। तो ये पूरा प्रकरण, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतने संवेदनशील मसले पर कहीं बपौती, कहीं मालिकाना हक, ये कहा गया। जैसा कि एसपी सिंह बघेल ने अपने बयान में कहा कि भाई इसमें असली मालिक तो हम लोग हैं, जो मस्जिद वाले तो किराएदार हैं, मालिक तो मंदिर वाले हैं। ये बात एसपी सिंह बघेल ने कही। तो उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं, हमारी बपौती है, हमारा मालिकाना हक है, हम ही इसके मालिक हैं। धर्मगुरु सुफियान साहब ने इस जो ट्वीट का बवाल है, इस पर अपनी राय रखी है। तो मुल्क के जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि जिस तरीके से मुल्क में बयानबाजियों के ज़रिए से, भाषणों के ज़रिए से नफ़रतों के बाज़ार को गर्म किया जा रहा है, अपने ज़ाती मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, अपने सियासी फ़ायदे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात भी वाज़ेह तौर पर कहना ज़रूरी है कि इन तमाम बयानबाजियों से न तो मुसलमान खुश होता है और न मुसलमान इसकी हिमायत करता है। ये वक्त ऐसा है कि जब मंदिर और मस्जिद के विवाद को कहीं न कहीं दो कम्युनिटीज़ के विवाद में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उसी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग मुसलमानों की हिमायत के नाम पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, किसी के भी मजहबी जज्बात को मजरू करते हैं, उन्होंने आज तक न तो मस्जिद के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इक़दाम किया है, न तो मस्जिद और उसके तहफ़्फ़ुज़ और उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए कोई अमली तौर पर इक़दाम करते हुए नजर आए हैं। इसलिए ये बयानबाजियाँ महज एक पॉलिटिकल बयानबाजियाँ हैं जिसके ज़रिए से दो कम्युनिटीज़ को अलग अलग धड़े में तकसीम कर दिया जाए और फिर उससे अपने सियासी मकासद को हासिल किया जाए। अब इस बयानबाजी को करवाने के पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं, ये हमसे बेहतर आप हजरात बखूबी जानते हैं। इसलिए इस तरीके की बयानबाजियों की तरफ से मुसलमान बरी ज़िम्मा है। मुसलमान न इसकी हिमायत करता है और न इसकी तायीद करता है। सुफियान साहब ने बहुत सही बात कही कि भाई जो लोग मुसलमानों की हिमायत की बात कर रहे हैं, क्या एक फूटी कौड़ी उन्होंने मस्जिद के लिए दी है? क्या उसको अच्छे से तकसीम करने के लिए कोई काम किया है? वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे लोगों के पीछे कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं, उनका भी इशारा किस तरफ है आप बेहतर समझते हैं। खैर, ये राजनीति है। अब राजनीति से आते हैं भ्रष्टाचार की तरफ। भ्रष्टाचार बड़ा शब्द आम है, कॉमन है। किसी से भी बात कर लो इस देश में तो कहेगा बड़ा भ्रष्टाचार है। इधर कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार बड़ा कम हुआ है। मोदी जी की सरकार 2014 से आई है, उसके बाद से लोग ये शब्द एक तरीके से धीरे धीरे कम सुनने को मिलता है, भ्रष्टाचार। लेकिन रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पुल का उद्घाटन खुद किया था 3 साल पहले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में थे, वह महज 3 साल के अंदर टूट जाए तो आप क्या कहेंगे? देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का सपना कैसे पूरा हो सकता है? रायबरेली शहर के मलिक मऊ कॉलोनी के पास बना ये ओवरब्रिज 3 साल के भीतर ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार का पुल बन गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब से ये पुल टूटा है, अधिकारियों की नींद हराम है। खबर यह आई कि NHAI के डायरेक्टर समरजीत सिंह कल रात के अंधेरे में चुपचाप इस पुल का निरीक्षण करने आए, अपना चेहरा कहीं बचाते हुए, छुपते छुपाते हुए। पत्रकारों ने फिर भी घेर लिया कि भैया क्या कर रहे हो? करे नहीं, बैरिंग टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया। ये रिपोर्ट देखिए।
शहर के मलिक मऊ स्थित ओवरब्रिज पुल बनने के महज 3 साल के अंदर टूट गया। पुल का एक हिस्सा लगभग 1 फीट दूर चला गया, जिससे कि पुल की दीवारें बीच से चिटक गई। समय रहते ही लोगों ने देख लिया, जिससे कि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई। पुल टूटने की सूचना जैसे ही आला अधिकारियों को हुई, आनन फानन में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार, सीओ सिटी वंदना सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग के इंजीनियर मौके पर पहुंच गए और निरीक्षण के उपरांत NHAI के इंजीनियर व टीम लखनऊ से बुलाई गई। अभी एक खबर आई तो बता रहे हैं कि शेयरिंग का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ट्रैफिक इसलिए रोक दिया गया है। उसके लिए टीम आ रही है लखनऊ से, जो उसको सही करेगी। तो इसीलिए साथ ही लोगों की सुरक्षा कि सारा ट्रैफिक ऊपर और नीचे रुका है। ये कब तक मैम संभव है रिपेयरिंग होना या अब जैसे ही टीम आ जाएगी कार्य शुरू। पुल टूटने की सूचना जैसे ही अधिकारियों व लोगों को मिली, सभी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उधर से जाने वाले वाहनों व लोगों को रोका गया। पुलिस व ट्रैफिक विभाग ने मिलकर बैरिकेडिंग करवाया। स्थानीय NHAI के इंजीनियर व अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जांच में बताया गया कि बेरिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से पुल के दोनों ज्वाइंट के बीच में लगभग 1 फीट की गैपिंग आ गई है। अब देखना यह है कि इस टूटे हुए पुल की मरम्मत कितने दिनों में होती है। ऊपरी गामी सेतु बनने के महज 3 सालों के अंदर ही अगर टूट जाए तो उसे निश्चित ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना कहा जाएगा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते थक नहीं रहे हैं, वहीं उनके द्वारा ही लोकार्पित पुल का महज 3 साल के अंदर ही टूट जाना जिम्मेदारों द्वारा मुंह चिढ़ाना ही होता है। अगर कार्यदायी संस्था व जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह न जाने कितने और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेंगे और कहा भी जा सकता है कि बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिसका जवाब देना सरकार व प्रशासन दोनों के लिए मुश्किल होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। भ्रष्टाचार का प्रसाद जब बंटता है ना तो फिर ऐसे ही इसी तरह के दृश्य नजर आते हैं। वो पुल चाहे प्रधानमंत्री लोकार्पित करे चाहे राष्ट्रपति, ये सिस्टम बेशर्म हो गया है और इस बेशर्म सिस्टम को अब मुझे लगता है कि उसका इलाज बुलडोजर ही है। पता नहीं कैसे अनपढ़ टाइप के इंजीनियरों ने इसको बना के रख दिया होगा, मुझे नहीं लगता। एक बार मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चाहिए कि जो ये बड़े बड़े डिग्रीधारी, चाहे NHAI के इंजीनियर हों, चाहे PWD के हों, चाहे CPWD के हों, इनका कायदे से 1 साल में टेस्ट जरूर होना चाहिए कि क्या जिस तकनीक के लिए ये तनख्वाह पाते हैं, क्या जिस काम के लिए तनख्वाह पाते हैं, क्या वो काम इन्हें आता है या अभी भी उसमें अपडेट हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। सागर में पुल बन गया, पहाड़ में पुल बन गया और ये सड़क के पुल की ये दुर्दशा। चलिए खैर, अब हम चलते चलते की तरफ चलते हैं जो हमारा आखिरी सेगमेंट है, और आपसे विदा लेने से पहले एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। या आप इस तरह के दृश्य से चौराहे, सड़क, गांव गली हर जगह देखते होंगे। ये दृश्य बड़े आम हैं लेकिन संदेश बहुत खास। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बहुत सारी बातें हुई। बुल और बुलडोजर पर पिछला चुनाव लड़ा गया। बुलडोजर मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और अखिलेश यादव भी बुल को मुद्दा बनाकर अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बुल के कहर से लोग परेशान हैं, लोग जान गंवा रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। इसका जिक्र कम से कम 2 दिन तो विधानसभा में नहीं हुआ। मेरा विनम्र अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से भी और जो अन्य विपक्ष के विधायक हैं, वो कम से कम इस तरीके के मुद्दे, इस तरीके के दृश्य कम से कम मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएं। हालांकि एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात ये बता रहा हूं आपसे विदा लेने से पहले कि ये जो वीडियो आपको हम दिखाएंगे, ये समाजवादी महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने ट्वीट किया है। बेहतर होता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ
इसको बढ़ा देती। वो आज सदन में अच्छा बोले थे, कल भी बोलेंगे। ये मुद्दा कम से कम कल सदन में उठ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक